श्रीमान राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद उपसभापति जी। हमारी निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट है। मोरारजी देसाई से एक बजट कम है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार के बजट में मजा नहीं है। कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी प्रशंसा की जा सके। एक भी चीज नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम है तो दूसरी तरफ पैसा कट गया, चाहे वो ग्रामीण रोजगार में हो चाहे कृषि रोजगार। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे अनुरोध करना चाहता हूँ, निर्मला जी से यहाँ पे है नहीं, बाकी मिनिस्टर हैं यहाँ, कि उन्हें अब एक या तो सप्लीमेंट्री बजट पेश करें या रिवाइज्ड बजट पेश करें, क्योंकि बजट पेश होने के बाद ये अमेरिका के साथ डील हुई है, जो कि बहुत बड़ा जिसमें खर्च है $500 बिलियन, करीब 45 लाख करोड़ का 5 साल में, और $40 बिलियन का हम इंपोर्ट अभी उनके साथ करते हैं, तो हमें $60 बिलियन का इंपोर्ट हर साल और करना पड़ेगा। तो ये जब लाखों करोड़ का 45 लाख करोड़ का इतना बड़ा मसला है, तो एक रिवाइज बजट आना चाहिए या सप्लीमेंट्री बजट इसके साथ होना चाहिए कि इस डील के बाद मिला के हम किस जगह पे पहुंचेंगे और बजट का क्या प्रारूप होगा, हमारा जो खर्च है एक्सपेंडिचर वो कहाँ जाएगा, किस हिसाब से। और इस $500 बिलियन में डिफेंस के की खरीदारी शामिल नहीं है, वो इसके ऊपर है, ओवर एंड अबव है। तो इसलिए ये बहुत ही जो है गंभीर बात है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस बजट को रिवाइज्ड एक बजट देना चाहिए उनको। एक आदत बन गई है कि गलत बात को बार बार मीडिया से अच्छा बताओ, सारे प्रवक्ताओं को लगा दो, लाइन लगा दो और सब वो तारीफों के पुल बांधने लगे, तो कम से कम 100 बार कहोगे वही बात तो लोग सही मानने लगे। लेकिन असलियत वो नहीं है, असलियत ये नहीं है। आप असली बात को दबा देते हो जी, हैं? तो असली बात ये है कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो है 3% से नीचे था, 2.92 टैरिफ। देखो बीच में डिस्टर्ब मत करो, क्या चीज है मुझे पता है। अभी पीएम खाना खाने गए हैं, टीवी देख नहीं रहे, कोई बात नहीं, आप सुनाई जाएगी आपके, है ना। और अटल जी के जमाने में उपसभापति महोदय, अटल जी के जमाने में 3% था, उनको भी इसका श्रेय जाता है। मुझे पता है इनके एक वक्ता कभी अटल जी का नाम तक नहीं लेते, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते। मैंने सारे भाषण सुने और नोट किए, एक बार भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा नहीं। क्या डर है इन्हें अटल जी की तारीफ करने में? अटल जी की क्यों, हम तो करते हैं नरसिम्हा राव की तारीफ, हम तो नरसिम्हा राव की तारीफ तो आगे बढ़िए। तो अटल जी के बारे में बोलने में इन लोगों को बहुत डर लगता है। चलो ठीक है, आपको ये है कि अटल जी के बारे में नहीं बोलेंगे, उनको श्रेय मिल जाएगा। लेकिन ये एक अजीब बात है। सरकार का जब मैंने तर्क पूछा तो मुझे तर्क ये दिया गया कि साहब बदले हुए जो ट्रंप है, ट्रंप 1 के जो ट्रंप थे वो ठीक थे पहले वाले, अभी जो बदले हुए जिसमें 25% 50% था, अब अगर उन्होंने 18% ले लिया कर दिया है तो भैया इसी को अपनी उपलब्धि मानो। यही बहुत बड़ी चीज है कि 25 से 18 कर दिया, क्योंकि ट्रंप बदल गए। अरे भाई ट्रंप बदल गए तो आपने पहले ट्रंप की इतनी जो है, ट्रंप के साथ इतनी मित्रता, इतना दोस्ताना उनके लिए। भाई देखिए राधा मोहन जी शांत बैठिए ना, आप पीछे शांत बैठिए, आप बोलिए। तो रोकिए सर, इनको ना बीच में रिदम सबसे अनुरोध करते हैं, इधर से बोलते हैं, इधर से बोलते हैं, उधर से। सारे सदस्यों से अनुरोध करता हूं कृपया सर, मैं आपसे कमेंट ना करें प्लीज। जब आप जो है वहां पे बदले हुए ट्रंप को, कि बदले हुए ट्रम्प जो ट्रम्प 2 के ट्रम्प जो है उनका एटीट्यूड बदल गया अचानक, इसलिए हमें 18% में बड़ी खुशी है। एक तरफ 18%, दूसरी 0%। तो 18 और 0 में कोई फर्क नहीं। अमेरिका 0% है, भारत को 0% टैरिफ पे, और अमेरिका को 18%। और उसमें भी धमकी है कि अगर आपने रूसी तेल खरीदा, मैं रोज देख रहा हूं, जरा भी तुमने गड़बड़ की तो मैं फिर पेनल्टी लगा दूंगा। तो ये 18% भी कायम नहीं है। जितने दूसरे नेशंस हैं डेवलप्ड, लाइक इंग्लैंड पे 10%, जापान कोरिया पे 15%, मैं तर्क मान सकता हूँ कि वो जो है डेवलप्ड नेशन का उनका क्राइटेरिया अलग है। और जो है जो सेक्शन जो है 192 के उसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं, लेकिन उन चीज़ों के एग्जम्पशंस हैं जो उनको ज़रूरत है। काफ़ी टी पे पहले ही से एग्जम्पशंस थे, उन्होंने दे रखे थे। तो इसलिए जो है हमारी जो इस चीज़ को बेस्ट डील बताना मैं नहीं समझता हूँ कि सही है, क्योंकि सारे अर्थशास्त्री जो सरकार की तारीफ में भी लिखते रहे, उन्होंने भी लिखा है
कि ये डील जो है इस टिल्टेड टुवर्ड्स अमेरिका के पक्ष में है। तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार अपनी बात सफाई देगी और बताएगी कि ऐसा क्यों है। मुझे याद है यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन गया था, हमारे भाजपा के मित्र सब थे, यहाँ खुद बैठे हैं, तो वहाँ पे ट्रंप का रिजल्ट आ रहा था, वो जीत रहा था और ये लोग इतना खुश थे कि वहाँ होटल जो था यूएन प्लाजा, वहीं से उन्होंने कहा मिठाई नहीं मिली तो केक खरीद के बांटने लगे कि अब ट्रंप आ गया, अब हमारी जय जयकार, हमारा बड़ा मदद होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आज उसने ऐसा केक खिलाया कि हम सब लोगों को पता चल रहा है कि क्या बुरा हाल हो गया। तो इसलिए हमें जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी से भी गलबैयाँ करो तो जो कहते हैं ना उनका, वो कहते, अरे भाई उनका सुनो, अरे भाई उनका सुनो सर, एक्स्ट्रा टाइम में लूंगा अगर ऐसे बोले। मैं आपको नहीं रोक नहीं रहा हूं, मैं टाइम से इधर आप रोकते नहीं, मैं सबको रोक रहा हूं, उधर से करते हैं आप, लगातार डिस्टर्ब चेयर विल गो बाय टाइम, गलत है आप प्लीज। तो इसलिए जो है उस पे भी तुर रहा है कि रूस के तेल वाली। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिकन कृषि मंत्री खुद ट्रंप साहब का जो ट्वीट है, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, उसने खुद कहा कि अमेरिका के बहुत बड़े फायदे में है, कृषि उत्पाद भी उसने बताए हैं और ये बोला है कि तमाम चीज़ों में हमें बहुत राहत मिली है। एक चीज़ कल उन्होंने जयराम ने उठाई थी, टेक्सटाइल वाली, 5% पे कपास, 5% सिर्फ ड्यूटी पे कपास बांग्लादेश को मिलेगी, अमेरिकन कपास। और तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब उसका जो कपड़ा है वो कितना फ़ायदा करेगा देश को, उनको फ़ायदा, हम compete कर पाएंगे, हमारे ऊपर से 18% लगने पे। ये कुछ ऐसी बातें जो गंभीरता की बात है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, उसका क्या हल होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कंपल्सरी बाएंगे $500 बिलियन की, अब अगर हम रूस से तेल खरीदने को मजबूर हैं, कल हमने पूछा था, हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा रूस से तेल नहीं खरीदे, $2 बिलियन का खरीद रहे थे सब जगह, लेकिन अब वो कह रहे हैं वहाँ से कुछ मत खरीदो, आपको वेनेजुएला वाला तेल लेना पड़े। वेनेजुएला का तेल जो है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, क्या कल हमारी मीटिंग वो बोल रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की बात जो है ना, और ट्रम्प चाचा ने खुद बताया है ना, वेनेजुएला से आपको लेना होगा। तो आप बताओ वेनेजुएला से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगी, उतनी दूर से लागत क्या आएगी। एक ईरान, रशिया, उनसे तो बहुत ज़्यादा लागत होगी। दूसरा उनका क्रूड ऑयल, थिक क्रूड ऑयल है, हमारी कौन सी रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर पाएंगे। इंडियन ऑयल वाली तो कर नहीं पाएंगे, प्राइवेट कोई रिफाइनरी प्रोसेस कर से समझ में आता है। तो ये सारे एस्पेक्ट, इसमें मतलब तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, आप जान लीजिए। इससे मुझे ये बिल्कुल साफ साफ पता चलता है। दूसरे जानवरों का चारा उसमें शामिल है। अब जानवर वहाँ का कहते हैं जीएम क्रॉप वाला चारा आएगा, जो फॉडर जिसको बोलते हैं, तो हमारी गाय भैंसों का क्या हाल होगा अगर ये जो है जेनेटिकली बनाया गया चारा मिलेगा तो क्या हाल होगा, उससे निकला वो दूध क्या होगा, भगवान है आपका। वियतनाम का, इनके बाद पॉइंट ऑफ वियतनाम का, इनके बाद वियतनाम का कृषि उत्पादों पर 5% टैरिफ है। तो जो भारत को ऑर्डर मिलने थे तो हम 18% देंगे, वियतनाम 5% पे, तो बोलो क्या हाल होगा। सर ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे किसानों को नुकसान नहीं होगा, 30,000 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि हम ये भी कहना चाहते हैं कि तमाम आइटम ऐसे हैं कि जिन पे नहीं है, उसमें सब जो है जैसे कि मिलेट हैं, ये हैं, तमाम चीज़ जो इसमें है, बाजरा वगैरह, तो वो जो एक ऐसी समस्या है कि देखना पड़ेगा कि उनका क्या नुकसान हो। आप कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प जो है, ट्रम्प क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं जानते। अब ये भी मैंने पढ़ा किसी अखबार में कि विदेश मंत्री से पूछो तो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, कॉमर्स मिनिस्टर पूछो तो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछें तो पूछे किससे, यही नहीं समझ में आ रहा है। अब किरण रिजिजू बेचारों से क्यों पूछे, उन्हें तो उनसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जवाब कौन देगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो मेरा इनसे यही कहना, यार नीरज शांत रहो है। तो हमारा ये कहना है कि हमें तेल खरीद की आज़ादी होनी चाहिए। कंपनियां जो हमारी हैं उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट होनी चाहिए और तेल महंगा ना हो, इसकी गारंटी करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जयशंकर जी बैठे, विदेश नीति का विस्तार कुछ है इधर, कुछ हुआ है कि पता नहीं क्यों विदेश नीति में
कभी कई बार ऐसे दौर आते हैं, हमारा बड़ा मुश्किल समय, हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो, है। तो ये जो है, आप बताओ, जब युद्ध हुआ, किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं, ना पड़ोसी न कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्यविहीन गुरु, कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि जो है इसको देखें। और उसी के साथ साथ मैं ये बात भी जोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं माननीय विदेश मंत्री, कि बांग्लादेश के मामले में भी हमें कहीं न कहीं ऐसा रुख लेना पड़ेगा कि बांग्लादेश हमारी 71 की उपलब्धि है। एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश हुआ था। आज हम बांग्लादेश को धकेल के पाकिस्तान के पाले में कर रहे हैं हर समय, उसको इस तरह के, तो वो बहुत खराब हो जाएगा हमारे लिए। पाकिस्तान तो चाहता है कि बांग्लादेश के साथ आ जाए, पर उसका इस्तेमाल करे वहाँ से आतंकवाद बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इंदिरा गांधी के ज़माने में हुई थी, आप सबने साथ दिया था, अटल जी ने साथ दिया था, और तब उसके बाद जो है पूरे देश ने साथ दिया था। लेकिन आज बांग्लादेश को मत धकेलो, वहाँ पे परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं, लेकिन उस चीज़ को समझना चाहिए। आपसे अच्छा काम तो हमारी आईसीसी ने किया। हमारा विवाद हो गया था क्रिकेट मैच को लेके, तो आईसीसी ने बातचीत करके पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको बिठा के मामला सुलझा लिया। तो विदेश, आपकी सरकार से ज़्यादा अच्छा काम तो आईसीसी कर रही है। तो कुछ ऐसा ही सीखो ना, कुछ इस तरह का काम हमें करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं। अब बात हम कहते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है बेरोजगारी की। 15% बेरोजगारी है, 15% बेरोजगारी है, माने कि करोड़ों बेरोजगार है। इन बेरोजगारों के लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। नौकरियां हैं नहीं, सरकार में खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं, और अमेरिकन डील के बाद मेक इन इंडिया क्या हो गया भगवान ही जाने, क्योंकि सब इतना देना पड़ेगा तो यहाँ लोग बना के क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। छोटे लघु उद्योग बंद हो रहे हैं। सरकारी अफसरों ने छोटे छोटे व्यापारियों की जान आफत में की है, जीएसटी से लगा के हर तरह से इतना तंग किया जा रहा कि मुझे लगता है 1 लाख कि 10 लाख लोग, 10 लाख व्यापारी या 1 लाख व्यापारी तो नागरिकता छोड़ के चले गए। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर, एक वैसे आदमी जाए फर्क नहीं पड़ता, अगर उद्यमी जाता है, एंटरप्रेन्योर जाता है, तो लोगों को नौकरी कौन देगा? मुझे याद है, मैं जब योजना मंत्री था तो मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा, वो सोचते थे इस बारे में कि तुमने क्या सेंसस रिपोर्ट देखी 2012 की बात याद है? तो मैंने कहा नहीं, कहने उसमें 2.5 करोड़ की दर से हर साल नया यूथ आ रहा है नौकरी लेने के लिए। तुमने उसके लिए कुछ सोचा तुम लोगों ने योजना आयोग में? मैंने कहा साहब ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, कि नहीं 2.5 करोड़ यूथ ही अगर इसको नौकरी नहीं देंगे तो ये अराजक तत्व हो जाए, तो कुछ सोचना चाहिए। तो तब वो उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट पे जोर दो, स्किल डेवलपमेंट पे जोर दो, और प्राइवेट सेक्टर जो है इनको नौकरी दे सकता, तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिल के मदद कर। तो मैं इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बनाया गया। तो मुझे लगता है आपसे निवेदन ये है कि आप कहेंगे उनको कि स्किल डेवलपमेंट का भी उस रिवाइज्ड बजट में जो है, नए बजट में पैसा बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को, उद्यमियों को उससे मौका मिले, और ये थोड़ा डंडा मारने का काम व्यापारियों वगैरह पे कम कराइए। अब सर दिन भर डंडा मारते हैं, और इसकी वजह से उनका जो हौसला है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। मैं इस बजट में ग्रामीण विकास और कृषि विकास, ग्रामीण सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हमारी नरसिम्हा राव जी पहले आदमी थे जिन्होंने ग्रामीण मंत्रालय में 5 सेक्रेटरी रखे थे। बहुत विकराल रूप दिया था ग्रामीण विकास मंत्रालय को, और महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 6,500 करोड़ का बजट कम कर दिया गया। तो ग्रामीण विकास तो सबसे इम्पोर्टेंट, शहरों में तो कुछ हो नहीं रहा, ग्रामीण में नहीं हो रहा, तो ये आपके लिए बहुत ही जो है मेरे ख्याल से बहुत गलत बात होगी। आप कहते हैं यूथ पावर, यंग इंडिया, 60%, हमारे कितने भाषण थे कि देश की स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ 60 करोड़ युवा है, 70 करोड़ युवा है। आज युवा कहाँ है?
वो जो कोरोना का ही हुआ तो 4 घंटे के अल्टीमेटम में आपने उनको बाहर किया। जिस तरह से शहरों से छोड़ के अपने गाँव गए, परेशान होके, दुखी होके, उनको 24-48 घंटे का टाइम मिलता, तो वो इतना दुखी हो गए कि वहां से, भैया आप तो पहले ही मेरा कर देते, नहीं तो दोस्ती किस बात की आपसे, आप देखिए, है ना, आप कभी मौका नहीं देते। राजीव जी देखिए, तो ये जो है ना, बस खत्म कर दे बस, तो उनको मौका कब हम देंगे, क्योंकि वो जो है कोरोना काल में जो गए वो लौट के नहीं आ रहे हैं, जिससे लेबर कास्ट बहुत बढ़ रही है, जो एक्सपोर्ट वालों को भी दिक्कत करेगी और लोगों को भी। तो उनको जो है, आप जो बुजुर्ग हैं उनको राशन दीजिए, यूथ को मोटिवेट करिए कि वो कामों में वापस जाए, बड़े बड़े शहरों में, जो कि नहीं जा रहा। युवा डिग्री लेके सड़क पर प्रदर्शन कर रहा, किसानों के एमएसपी गारंटी नहीं। एक फिर नड्डा जी के लिए कि हेल्थ बजट बहुत कम है, नड्डा ये हेल्थ बजट बहुत कम है, ये 2-2.5% से कुछ नहीं वाला, बहुत दिक्कत है। प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, आयुष्मान कार्ड एक स्कैंडल बन गया है। ये प्राइवेट अस्पताल वाले आयुष्मान कार्ड पहले ही दिन उसका पैसा खर्च, राजेश जी, आई एम कॉलिंग, इसलिए मैं, अच्छा सुनिए, मैं आखिरी सेंटेंस सुन लो ना, कि हम ही सुझाव दे रहे हैं, कोई दुश्मन के नाते नहीं मिल रहे, विपक्ष को दुश्मन मत समझो। थैंक यू राजीव जी, 1 मिनट हो गया, प्लीज। दुश्मनी कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे। थैंक यू। कितने मिनट दिए थे आपने मुझे? 1 मिनट अधिक दिए थे। नहीं दिए कितने टोटल? 15 था, प्लस एक 16 आपने बोला, 15 था आपको। बताइए, बड़ा भारी